नमस्कार दोस्तों, आज भावगंगा के 157वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज काफ़ी देर हो गई है, 7:30 बज रहे हैं। धूप काफ़ी तेज है, लेकिन ज़्यादा विराम ठीक नहीं लगता। कल नहीं हो पाया था तो इसलिए आज होना ही होना था। और कल भी बहुत देर तक जगा रहा, तो उम्मीद तो नहीं थी कि कर पाएंगे, लेकिन आज भावगंगा आपके सामने है। चिड़िया ऑलरेडी शिकायत कर रही है, देर में आते हो या बीच में ब्रेक क्यों हो जाता है। मेरी अटेंडेंस यही चिड़िया और पेड़ पौधे ही लेते हैं। तो सबसे पहले दो मित्रों के बीच लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर बातचीत आपके सामने रखता हूं। दो मित्रों में एक मैं हूं और एक दो हमारे बचपन के सहपाठी विवेक दुबे। हम लोग जुबली कॉलेज में भी साथ थे इंटर तक, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ही सेक्शन में थे, बीएससी एमएससी में, एमएससी बीएससी में। हम लोग जीएन झा हॉस्टल में एक ही रूम के पार्टनर रहे। और वो मैं इधर आईएफएस और इनकम टैक्स में गया, वो पुलिस सर्विस में गए आईपीएस में, वो डीजी आंध्रा होकर के रिटायर हुए। तो दोनों के बीच बातचीत। उन्हें भी गलतफहमी थी कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही है। तो उसको मैंने फिर एक राइटअप के रूप में, जो हम लोगों की साधारण सी बातचीत हुई है, उसको सोशल मीडिया पर 1 साल पहले भेजा था, दिया था, और लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। दो अभिन्न मित्रों के बीच बहुत रोचक और अति महत्वपूर्ण संवाद। प्रजातंत्र नहीं लोकतंत्र। अपने लिए प्रतिनिधि चुने, न कि किसी और के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए प्रतिनिधि चुने। संविधान कुछ और नहीं, बस जनता की, हम भारत के लोगों की आवाज है। संविधान को अगर एक सरल से सरल शब्दों में कहना चाहें तो संविधान और कुछ नहीं, बस जनता की आवाज है। जो जनता चाहती वो हो, और संविधान ही देश को, देश की जनता को उसका मालिक बनाता। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शायद ये मैंने पिछली बार भेजा था, पिछले बार, और फिर किसी तरह से ये अभी फिर उभर आया सोशल मीडिया पर, तो मैंने वहीं से लेकर के आपके सामने रख रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा समय निकालकर इसे अंत तक अवश्य पढ़िए। अगर आपके दिल को छू जाए तो इन बातों को जहां तक संभव हो पहुंचाएं। यह बात मेरे और विवेक दुबे के बीच है। व्हाट्सएप पर विवेक दुबे आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के डीजीपी होकर रिटायर हुए हैं। बहुत ही ईमानदार और कुशल अधिकारी रहे। रिटायरमेंट के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी सेवाओं का उपयोग कठिन प्रदेशों में इलेक्शन कंडक्ट कराने में करता रहता है। हम दोनों गोरखपुर के जुबली कॉलेज में साथ पढ़े हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी क्लासमेट रहे हैं। गंगानाथ झा हॉस्टल में रूम पार्टनर भी रहे हैं। आशा है हम लोगों की बातचीत आपको बेहद पसंद आएगी और जरूरी भी लगेगी। विवेक, किसी और ने कुछ लिखा था तो उन्होंने लिखा, चोर चोर मौसरे भाई, ये से समझना जरूरी है। एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी पर रेड वगैरह करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वे हमारे शासक हैं, ये नहीं तो वो। ये विवेक ने एक उस पर कमेंट किया कि जो सत्ता में पार्टियां आती हैं, सत्ता तो हमेशा जनता की, लेकिन वो उनको भ्रम रहता है और जनता को भी भ्रम किए रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा एक्शन नहीं लेते। तो चोर चोर मौसरे भाई वाली उनमें प्रवृत्ति रहती है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा वे हमारे शासक हैं, ये नहीं तो वो। तो मैंने कहा, शासक
प्रश्न मैंने उठाया कि वो शासक है, शासन तो जनता का है, वो तो केवल सेवक हैं। विवेक, बिल्कुल, प्रजातंत्र तो नाम मात्र का है, यही वास्तविकता है। उन्होंने लिखा कि प्रजातंत्र तो नाम मात्र का है, वास्तविकता यही है। फिर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, और रहेगी भी। अगर यही वास्तविकता है तो रहेगी भी। फिर आजादी के लिए उन शहीदों की कुर्बानी का क्या मतलब हुआ? आजाद, सुभाष, भगत सिंह क्या सब मूर्ख थे जो इसी आजादी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे कि जहां की ये पार्टियां शासक हो जाएं, व्यक्ति शासक हो जाए? जनता को शासन नहीं मिला, जनता के शासन के लिए नहीं काम कर रहे, कुर्बानी दे रहे थे। वो चोर चोर मौसेरे भाई के शासन के लिए कुर्बानी दे रहे थे। फिर मैंने लिखा, पहले तो तुम जैसे विवेकशील व्यक्ति द्वारा प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग शोभा नहीं देता। पहले तो तुम जैसे विवेकशील व्यक्ति द्वारा प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग शोभा नहीं देता। विवेक, अब फिर वो अपना बचपन के उस बचपने दोस्ती के मूड में आ गया। भैया गिरीश, गाली दे लो, कोई बात नहीं, छात्रावास के रूम पार्टनर हो। पर रणमत एक तीसरे व्यक्ति हैं जो भी हम लोग के पुराने मित्र और गंगानाथ हॉस्टल के ही रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। वो कई इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, हिंदू में और सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं रेजिडेंट एडिटर रहे हैं, कहीं सीनियर पोजीशन पे रहे हैं पत्रकारिता में। तो उन्होंने उनका रेफरेंस देते हुए, क्योंकि बात चोर चोर मौसेरे भाई उसी ने लिखा था, रणमत ने, तो पर कि चाहे एक्स पार्टी हो चाहे वाई पार्टी हो, दोनों एक दूसरे को पोषित भी करते हैं, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि जनता का शासन हो, हम ही में अल्टरनेट करता रहे। पर रणमत की इस बात पर बहस हो रही थी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर रेड या छापा क्यों नहीं करती, क्या वह एक अच्छे प्रजातंत्र का नमूना पेश करती हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं। तो उसमें फिर बाद में मैंने राइटअप में, रणमत दिल्ली में शीर्ष अखबारों में न्यूज एडिटर रहे हैं। हिंदू अखबार से इन्होंने पत्रकारिता जगत की यात्रा शुरू की। हम लोगों के घनिष्ठ, खुली आंखों वाले और खुले दिमाग के मित्र, सहपाठी, छात्रावासी भी रहे हैं। अब मैं लिखता हूं कि तुम जैसे लोग समाज के रोल मॉडल हैं, विवेक के लिए, कि तुम जैसे लोग समाज के रोल मॉडल हैं, और यदि तुम आजादी और लोकतंत्र को प्रजातंत्र कहते हो तो कहना, मानना और महसूस करना शुरू करो। पहले तो इसे लोकतंत्र कहना, मानना और महसूस करना शुरू करो। एक छलावे की मानसिकता की वजह से देश को प्रजातंत्र कहा गया। यदि लोकतंत्र कहा, समझा और माना जाएगा तो जनता अपने को मालिक समझेगी और चुनाव में अपने सेवक चुनेगी। लेकिन यदि प्रजातंत्र कहा गया तो मतलब यह है कि जनता अपने को प्रजा समझती रहे और चुनाव में अपने लिए राजा चुने। चिड़िया बिल्कुल भाव विभोर है। अब थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे हैं। तो यदि लोकतंत्र कहा, समझा और माना जाएगा तो जनता अपने को मालिक समझेगी और चुनाव में अपने सेवक चुनेगी। लेकिन यदि प्रजातंत्र कहा गया तो मतलब यह है कि जनता अपने को प्रजा समझती रहे और चुनाव में अपने लिए राजा चुने। और राजा किनमें से चुनेगी? जो भौकाल बनाते हों। कौन राजा जैसा कौन आएगा? कौन होता है? जो भौकाल बनाते हों, जो अथाह पैसा खर्च करते हों, जो तरह तरह के भेष और स्वांग बनाकर आते हों, जो जिताऊ हों, जो मीडिया में ईश्वर जैसी छवि बनवाते हों। सेवकों को तो ढूंढ कर नहीं चुना अब तक सेवकों को नहीं चुना, बस राजा जैसों को दिया जो पैसे शराब बांटते हों। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक देश में लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ। लोकतंत्र लागू तभी होगा जब हम हर नागरिक को लोकतंत्र का अर्थ समझा देंगे और पैराडाइम शिफ्ट, आमूलचूल परिवर्तन संभव होगा कि हम भारत के लोग राजा नहीं सेवक चुनेंगे। आज आवश्यकता है कि हम स्वतंत्रता का अर्थ समझें, लोकतंत्र का अर्थ समझें और आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन जन तक पहुंचाएं, शहीदों के सपनों को जन जन तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में राजनीति की आवश्यकता है, लोकनीति की नहीं। तो लोकतंत्र में लोकनीति की आवश्यकता है, राजनीति की नहीं।
जब राजशाही थी तब राजा लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपने ही परिवार में सत्ता केंद्रित रखने के लिए तरह तरह के दंड-फंद किया करते थे, जिसे राजनीति कहा गया। लेकिन अब सत्ता जनता के पास है, इसलिए अब राजनीति की नहीं लोकनीति की आवश्यकता है। लोक सेवा पर आधारित लोकनीति की हम राजनीति में नहीं लोकनीति में एक प्रयोग के लिए, खासकर यह देखने के लिए कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ कि लोगों को संविधान ही नहीं पता है। अधिकांश लोगों ने संविधान का नाम ही नहीं सुना है। लोगों को यह भी नहीं पता कि सत्ता और शक्ति उनके हाथ में है, जनता के हाथ में है, और इसीलिए लोग अपना सेवक या प्रतिनिधि न चुनकर अपने ऊपर देख सत्तासीन या एक तरह से राजा ही चुनने की कोशिश करते हैं। और मामला यहाँ तक आ जाता है जब हमारे कुछ पूर्ववर्ती विचारकों ने यहाँ तक कह दिया कि अब राजा माँ की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होंगे। आज़ादी के संविधान लागू होने के तुरंत बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया, वहाँ से और भ्रम फैल गया कि पैदा राजा ही होंगे, रहेंगे राजा ही। तो यहाँ तक कह दिया गया जब राजा माँ की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होंगे तो जनता कहीं न कहीं अपने चेतन, अचेतन, अवचेतन मस्तिष्क में राजा या उस जैसे ही कुछ करने की कोशिश करने लगी। वोट के द्वारा आप अपने लिए सेवक या प्रतिनिधि चुनते हैं, न कि मालिक। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका उसके पास ना तो दस्तावेज है, न ही कब्जा है, न ही उसे पता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो क्या होगा? जिसे उस प्रॉपर्टी की जानकारी होगी और जिसका कब्जा होगा वही उसका उपभोग करेगा। यही हाल आज आम जनता का है। सत्ता जनता के पास है, लेकिन जनता ने न उस दस्तावेज का नाम सुना जिसके द्वारा जनता को सत्ता मिली है। वह जानती भी नहीं है कि सत्ता उसके पास है और न ही सत्ता पर उसका कब्जा है। इसीलिए सत्ता को चालाक लोगों ने हथिया लिया है और जनता अपने को आज भी प्रजा समझे हुए है। संविधान ही वह दस्तावेज है जो सत्ता जनता को सौंपती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश जनता ने संविधान का नाम ही नहीं सुना है। और आप गांव में जाकर हजारों लोगों से पूछ डालिए कि सत्ता किसके पास है, तो डीएम, सीएम, पीएम के अलावा और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और यह जनता की गैर जानकारी का ही परिणाम है कि हिंदुस्तान दुनिया के उन 200 से अधिक देशों में अकेला देश है जहां जनता का रास्ता रोक करके उसको सेवकों को गुजारा जाता है, मालिक का रास्ता रोक करके उसके सेवकों को गुजारा जाता है। आज़ादी के बाद उसी छलावे की मानसिकता की वजह से देश को प्रजातंत्र कहा गया। और आज भी जब किसी भी पीएम, सीएम का शपथ ग्रहण होता है तो मीडिया कहती है फला फला का राज तिलक। ये निहित स्वार्थ के सत्ता लोलुप लोग नहीं चाहते कि जनता को अपनी शक्ति का एहसास हो। मेरी ही एक गजल का शेर है, खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। खरपतवार क्यों चाहेंगे कि देश की जनता में संविधान और लोकतंत्र की जानकारी के उजाले से निराई हो जाए? खरपतवार क्यों चाहेंगे कि देश की जनता में संविधान और लोकतंत्र की जानकारी के उजाले से निराई हो जाए? ये जो भी लोग हम अपने को प्रजा समझ करके और भौकाल बनाने वाले इन राजा जैसों को चुनते हैं, ये सब फसलें नहीं हैं, खरपतवार हैं। ये हमारी देखभाल की, व्यवस्था की, हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमसे पूछ करके व्यवस्था चलाने के फसलें नहीं हैं, लोकतंत्र की फसलें नहीं हैं। ये खरपतवार हैं, वीड्स हैं। लेकिन ये हमारी गैर जानकारी की वजह से हमने निराई नहीं की संविधान की जानकारी की, इसीलिए ये उगे हुए हैं। जिस दिन हम ये जान जाएंगे ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि देश की जनता में संविधान और लोकतंत्र की जानकारी के उजाले से निराई हो जाए, क्योंकि तब वे नहीं, जनता शक्तिशाली हो जाएगी। व्यवस्था में संवेदनशीलता और संवेदनशील लोगों की नई फसल आ जाएगी। तो ये व्यवस्था नहीं चाहती, व्यवस्था जन जागरण नहीं चाहती, व्यवस्था आपको सशक्तिकरण नहीं चाहती। वो चाहती कि उन्हें सीमित लोगों में सत्ता बनी रहे, चाहे एक्स पार्टी हो चाहे वाई, सब वही। इसीलिए फिर चोर चोर मौसेरे भाई वाली प्रवृत्ति भी दिखती है। विवेक फिर कहते हैं, गिरीश, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में इतना सूक्ष्म अंतर है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मैं दोनों को डेमोक्रेसी ही समझता था। जो भी हो, तुम भी ये मान रहे हो कि देश में लोकतंत्र की स्थापना पूरे तौर पर अभी तक नहीं हो पाई है और इसके लिए सतत प्रयास की
आवश्यकता है। अब मैंने लिखा कि विचित्र किंतु सत्य, लेकिन अविश्वसनीय भी लगता है, लेकिन इस पे जरा गहराई से सोचने की जरूरत है। देश में अभी तक संविधान लागू ही नहीं हुआ। वही विवेक ने कहा कि इतना अंतर तो है, मैं दोनों को डेमोक्रेसी समझता था, लेकिन देश में लोकतंत्र की स्थापना पूरे तौर पर अभी नहीं हो पाई है, ये तुम भी मान रहे हो। तो उसी पे मैंने कहा कि मैं ये तो मान ही रहा हूं, बल्कि इस अविश्वसनीय सत्य को कह रहा हूं कि देश में अभी तक लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ। संविधान किसको लागू करना है? देश के मालिक को। देश का मालिक कौन है? हम भारत के लोग। तो 26 जनवरी को संविधान कागज पर लागू हो गया, लेकिन जब तक जनता नहीं जानेगी, वह अपने को जनता मालिक नहीं मानेगी, तब तक प्रजातंत्र ही रहेगा। लोकतंत्र कैसे होगा? लोकतंत्र तो तभी होगा जब जनता अपने को मालिक समझे, और वह तभी समझेगी जब संविधान उसके तक उसकी जानकारी होगी। तो देश का मालिक कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात देश की जनता। जब 95% से अधिक भारत के लोगों ने संविधान का नाम नहीं सुना और 99% से अधिक लोगों ने संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता, जानते ही नहीं, फिर संविधान लागू कैसे हुआ? किसने लागू किया? हमारा लोकतंत्र 1950 में फॉर्मली लागू होकर कागज पर ही रह गया, जमीन पर उतरा ही नहीं। और जमीन पर उतारने के लिए आप आज तक अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई। इवन तुम्हारी पुलिस एकेडमी में, हमारी इनकम टैक्स की एकेडमी में और देश की सभी ट्रेनिंग एकेडमीज में संविधान बताया पढ़ाया ही नहीं जाता, एक सिरे से गायब है। इससे ज्यादा अविश्वसनीय बात क्या हो सकती है कि जिनको व्यवस्था कार्यपालिका को गहराई से चलानी है, वह संविधान जानते ही नहीं, उनको बताने की कोशिश ही नहीं गई है। क्योंकि संविधान जान लेंगे तो जनता के नौकर हो जाएंगे, इन पॉलिटिकल पार्टीज और इन पॉलिटिकल बॉसेस के सर्वेंट नहीं होंगे। इसी आजकल जो सिविल सर्विसेज हैं वो केवल पॉलिटिकल बॉसेस के सर्वेंट हो गए हैं। कार्यपालिका का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। कोई मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। मंत्री जी का चप्पल उठाने लगे हैं। कार्यपालिका को तो लोगों ने अपना पर्सनल नौकर बना लिया है, विधायिका ने। ये इसीलिए है कि न तो संविधान जनता जानती है और न एकेडमीज में संविधान पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ब्रिटिश जमाने का, ब्रिटिश क्वीन की जगह पर ये सब बैठ गए हैं अपनी जगह लेकर। जितने मंत्री हैं सब अपने को ब्रिटिश क्वीन और इस देश के मालिक बने बैठे हैं या राजा बने बैठे हैं। इतनी दुर्व्यवस्था, घालमेल वाली दुर्व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। और इसीलिए दुनिया में कहीं मालिक का रास्ता रोक के नौकरों को नहीं गुजारा जाता, केवल हिंदुस्तान में गुजारा जा रहा है। और ये कैसे हैं हमारे विधायक जिनको हमने चुना है? महाराष्ट्र में आप अभी देख रहे हैं, खूब देखेंगे, अभी और जगह भी देखा आपने। ये सब आपके प्रति समर्पित होते, जनता की सेवा उद्देश्य होता तो पार्टियां गौड़ हो जाती हैं, इस खेमे में रहें या उस खेमे में रहें, रह करके सेवा जनता करनी है। लेकिन आज उस खेमों की सेवा करनी है और अपनी सेवा करनी है, तो इसलिए मंत्री बने रहना जरूरी है। अरे चाहे मंत्री बने रहो या विधायक, तुम उतनी ही सेवा कर सकते हो अगर तुम्हें सेवा का भाव है। लेकिन नहीं, केवल और केवल स्वार्थ। और तो देश का मालिक कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात देश की जनता। जब 95% से अधिक हम भारत के लोगों ने संविधान का नाम नहीं सुना और 99% से अधिक लोग संविधान के बारे में जानते ही नहीं, फिर संविधान लागू कैसे हुआ? किसने लागू किया? हमारा लोकतंत्र 1950 में फॉर्मली लागू होकर जमीन पर ही रह गया, जमीन पर उतरा ही नहीं। और जमीन पर उतारने की अभी तक कोई कोशिश की भी नहीं गई, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र जमीन पर उतर आएगा, जनता अपने को मालिक समझने लगेगी, तो इन तथाकथित सत्ता हथियाए वाले लोगों की दुकानें उखड़ जाएंगी, लूट और अय्याशी बंद हो जाएगी। अभी सत्ता कुछ लोगों द्वारा हथियाई जा रही है और यहाँ भीड़ तंत्र चल रहा है। जब जब भारत के लोग ये जान जाएंगे कि देश के मालिक तो वो हैं और व्यवस्था के लोग सही, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों, चाहे विधायिका के हों, ये सब के सब सेवक हैं, नौकर हैं, उस दिन चुनाव में भी मालिक नहीं सेवक चुनना शुरू कर देंगे। जन जागरण का हम लोगों का ये सतत भगीरथ प्रयास, जन जागरण का हम लोगों का ये सतत भगीरथ प्रयास
दूसरी आजादी की लड़ाई से किसी मामले में कम नहीं है। आइए संविधान जानें और जनाएं ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता जाने कि सत्ता उसके पास है। अब विवेक ने तारीफ के लिए सिंबल इस्तेमाल किया, डबल सिंबल। अब विवेक ने फिर एक जगह कमेंट किया कि टिल द नेसेसरी अमेंडमेंट इज कैरीड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस and becoming MLAs, MPs, etc. This won't be possible. Till the necessary amendment is carried out in the Constitution to restrict criminals from contesting elections and becoming MPs and MLAs, this won't be possible. And this proposed amendment is to be brought by criminals only. Why should they do it? विवेक ने कहा कि जब तक संविधान में इस तरह का अमेंडमेंट न हो जाए कि क्रिमिनल्स MP, MLA के लिए चुनाव न लड़ सकें, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। और MPs, MLAs क्यों चाहेंगे कि इस तरह का अमेंडमेंट करें, क्योंकि उनमें ज्यादातर खुद ही क्रिमिनल्स हैं। अब इस पर मैंने फिर उनको जवाब दिया, उल्टी बात कर रहे हो। और अच्छी बात यह कि फिर अपने बात के विरोधाभास को भी खुद ही स्पष्ट कर दे रहे हो। उल्टी बात कर रहे हो, लेकिन अच्छा यही है कि अपने बात के विरोधाभास को कि ऐसे क्रिमिनल्स वाली पार्लियामेंट और असेंबलीज क्यों ऐसा नियम कानून पास करेंगी। वैसे यह कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा बन गया है कि जिनके ऊपर अपराध का फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर अपील में है तो लड़ सकते हैं। यह आज की कानूनी स्थिति है। लेकिन मालिक तो जनता है, वो क्यों क्रिमिनल को चुने? जिस दिन वो जान जाएगी कि हम मालिक हैं, उस दिन वो क्रिमिनल को नहीं चुनेगी, वो अपने सेवक को चुनेगी। जब तक नहीं जानती है तब तक वो यही सोचती है हमें राजा जैसे को चुनना है। और अधिकांश राजा इतिहास में क्रिमिनल से ही हुए हैं। इसमें इसीलिए तो राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, कि वो अपने हवस को, अपनी ग्रीड को, लोभ को, कुछ राजा जो महत्वपूर्ण तरीके से किसी तरह से आ गए, जिनको राजा से कोई मोह नहीं था, शायद इसीलिए हम राम को इतना महत्व देते हैं, इतनी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे विलक्षण राजा थे जो राज्य पीछे पीछे चलता था, उन्हें राज का कोई मोह नहीं था। लेकिन अधिकांश राजा क्रिमिनल्स रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन को ही राजा, और इसीलिए दंड, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति की प्रक्रियाएं कही गई। जो साम दाम दंड भेद करेगा, दूसरों की जमीन हथियाएगा, हथियाते हथियाते अपना राज्य बड़ा करेगा, वो क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? लेकिन अब उसे इतिहासकारों ने और राजा और बहुत सारे चारण कवियों ने, साहित्यकारों ने उनकी बड़ी बड़ी महिमा गा दी है। लेकिन सारे राजा क्रिमिनल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी हम चूंकि राजनीति कह रहे हैं, संविधान नहीं जानते हैं, अपने को मालिक नहीं जानते हैं, इसलिए जब तमाम क्रिमिनल्स आपके सामने रहते तो उन्हीं में से छोटे बड़े जिस गैंग से हम अपने को जोड़ना चाहते हैं उसको चुन लेते हैं। होना चाहिए कि सेवा, जो सबसे ज्यादा सेवा कर रहा हो। लेकिन जनता को, क्रिमिनल को न चुने, लुटेरों को न चुने, भौकाल वालों को न चुने, जो सेवा कर रहा है उसको ही चुने। इसी के लिए तो संविधान में व्यवस्था है, और जनता को यह सब करना है। क्रिमिनल्स को न चुने, ये जनता को करना है। ये क्रिमिनल्स क्यों ये नियम बनाएंगे कि हमको मत चुनो या हम चुनाव नहीं लड़ सकते? तो उल्टी बात विवेक कर रहे हैं। जन जागरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई कि लोकतंत्र है, इसको जब तक जनता नहीं जान जाएगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुमको अगर अपना नौकर चुनना है या कोर्ट में प्रतिनिधि चुनना है तो किसे चुने या भेजें, यह फैसला तुम करोगे ना, कि वो वकील करेगा कि हमको वहाँ मतलब हमको न चुनो या हमको चुनो या हमको बनाओ वकील या ना बनाओ। फैसला तो आपको करना है। तुमको अगर नौकर चुनना है या कोर्ट में प्रतिनिधि चुनना है तो किसे चुने या भेजें, यह फैसला तुम करोगे ना। लुटेरे रखोगे या अच्छे वकील रखोगे प्रतिनिधि के रूप में। जनता के इस सोच में पैराडाइम शिफ्ट, आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अपने पूरे चिंतन में पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है।
और फिर गहराई में समझना होगा कि संविधान है क्या। जनता की सामूहिक आवाज ही तो संविधान है। जनता लोकतंत्र में व्यवस्था को कैसे चलाए, इसी प्रक्रिया को ही यही प्रक्रिया ही तो संविधान है। इस बात को गहराई से समझना होगा, देश को के हर नागरिक को, तुमको भी, हमको भी। अब ये जो बातचीत हुई, इस बातचीत को जब शुरुआत में कुछ मित्रों ने पढ़ा तो बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। लोगों ने कहा इसे तो हर देशवासी को पढ़ना चाहिए, और इसमें डॉक्टर विनय पांडे भी हैं जो गोरखपुर में समाज में पूरी तरह से समर्पित हैं और संविधान, लोकतंत्र और गणराज्य की भावना को दूर दूर तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि आप जो बातें हम हर सभाओं में कहते हैं कि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है, चुनाव में और चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की आवाज विधानसभा या लोकसभा में रखना चाहिए, तो इस पर एक टिप्पणी भी इस बातचीत के साथ जोड़कर भेजें तो बात और पूरी हो जाएगी। वह टिप्पणी भी नीचे दे रहा हूं। डॉक्टर विनय पांडे ने इस पे ये प्रश्न किया कि ये भी आप इसमें जोड़ दीजिए, तो उसको वो टिप्पणी भी जोड़ रहा हूं, या उस पर भी चर्चा की मैंने। तो विनय पांडे ने कहा कि इसको हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि आप जो बातें हर सभाओं में कहते हैं कि लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है, चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की आवाज विधानसभा या लोकसभा में रखना चाहिए, न कि किसी पार्टी या पार्टी के आका का गुलाम बन जाना चाहिए, तो इस पर एक टिप्पणी भी बातचीत के साथ जोड़कर भेजिए। तो फिर मैंने एक टिप्पणी उस आलेख में और भेजी। अगर आपको जोड़ी, अगर आपको विधानसभा या संसद के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना है तो फिर मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। संविधान भी आपको, संसाधन भी आपको लगाने होंगे। जैसे अगर आप अपना एक प्रतिनिधि या वकील कोर्ट में भेजते हैं तो इसके लिए आप प्रयास करते हैं, आप उसको हल्का फुल्का फीस या जो भी मेहनताना देते हैं। उसी तरह से आपको जिसे अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभा में भेजना चाहते हैं तो प्रयास आपको ही करना है। और सबसे विचित्र बात यह है कि जिसको किसी सभा या कोर्ट के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है वह किसी और की इच्छाओं के अनुरूप वहां बोलने लगे, या किसी और के स्वार्थ पूर्ति के लिए वहां काम करने लगे, और किसी और के से पैसे लेकर काम करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आज यही हो रहा है। जिसको आप अपना प्रतिनिधि समझकर चुनते हैं, दरअसल वह छद्म वेशधारी लोग हैं जो चुने जाने के बाद किसी पार्टी के या पार्टी के आका के गुलाम हो जाते हैं। आपके प्रतिनिधि नहीं रह जाते, आपके प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं रह जाती, आपकी आवाज वो वहां नहीं रखते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हीं को चुनिए जिन पर आपका भरोसा है कि वे आपके प्रतिनिधि बने रहेंगे, जो शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि आप ही के प्रतिनिधि बने रहेंगे, आप ही की आवाज विधानसभा या लोकसभा में रखेंगे, या किसी भी मुद्दे पर बहस करते समय या वोट देते समय आप सबसे विचार विमर्श करके ही ऐसा करेंगे, आपकी राय ही वहां रखेंगे, उसे ही अपना प्रतिनिधि बनाइए। और अगर भविष्य में शपथ तोड़ता है तो ऐसे लोगों को फिर दोबारा कभी प्रतिनिधि मत बनाइए। जहां एक बार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई देश को बदलने में, देश में चारों तरफ संपूर्ण खुशहाली आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5-10 साल मुश्किल से, 5-10 साल में अगर ये ऐसा इसी गति से ये होता रहा तो 5-10 साल में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये रहा हमारी और विवेक की बातचीत पर यह आर्टिकल। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज महान क्रांतिकारी शूरवीर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म दिवस है। महान क्रांतिकारी शूरवीर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म दिवस है। इनका जन्म बंगाल, आज का बांग्लादेश में पबना जिले के अंतर्गत मड़िया मोहनपुर गांव में 23 जून 1901 के दिन क्षिति मोहन लाहिड़ी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के समय पिता क्रांतिकारी क्षिति मोहन लाहिड़ी व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। बड़ा भाई और पिता ऑलरेडी कैद हैं और बेटा भी
उसी तरह से मातृभूमि की आज़ाद करने के लिए, उन्हें क्या पता कि आज़ादी के बाद ये दुर्दिन आ जाएंगे और लोग हमारी आज़ादी को इस तरह से अपने ही लोग संभाल नहीं पाएंगे। जनता गैर जागरूक बनी रहेगी, अंधभक्त बनी रहेगी, अब अपनी आंखों से नहीं देखेगी और दूसरे हाईजैक कर ले जाएंगे हमारी आज़ादी को। दिल में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वे बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी पहुंचे। दिल में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष का बच्चा मात्र प्रेम की वो चिंगारी जो पिता और बड़े भाई से मिली, बंगाल से मामा के घर वाराणसी पहुंचे, क्योंकि पिता और बड़े भाई दोनों जेल में थे। वाराणसी में उनकी मुलाकात सचिंद्र नाथ सान्याल से हुई। इनकी कार्यकुशलता को देखकर रामप्रसाद बिस्मिल जी ने इनको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल कर लिया और काकोरी ट्रेन लूटने वाले दल में भी। वाराणसी में उनकी मुलाकात सचिंद्र नाथ सान्याल से हुई। इनकी कार्यकुशलता को देखकर रामप्रसाद बिस्मिल जी ने इनको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल कर लिया और काकोरी ट्रेन लूटने वाले दल में भी। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन की चेन राजेंद्र नाथ ने ही खींची थी और क्रांतिकारी सरकारी खजाना लूट कर ले गए। इस काम के बाद सरकार इनके दल के पीछे पड़ गई। बिस्मिल जी ने इनका बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए फिर बंगाल भेज दिया। वहां प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही एक बम फट गया और ये गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर काकोरी ट्रेन डकैती केस चलाया गया और अन्य साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 1927 को बाकी साथियों से 2 दिन पहले इनको गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के दिन भी सुबह सुबह लाहिड़ी व्यायाम कर रहे थे। फांसी के दिन भी सुबह सुबह लाहिड़ी व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने पूछा कि मरने के पहले व्यायाम का क्या प्रयोजन है। जेलर ने पूछा मरने के पहले व्यायाम का क्या प्रयोजन है। लाहिड़ी ने निर्वेद भाव से उत्तर दिया, जेलर साहब, चूंकि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूँ ताकि अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। सोचिए, यह जज्बा देश को बचाने का, देश की आज़ादी के लिए था। ये जज्बा अगर हर हिंदुस्तानी में आज हो जाए तो क्या होगा? क्या हम अपने को, वैसे मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन क्या हम सारे भारतवासी 135 करोड़ अपने को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का पुनर्जन्म नहीं मान सकते? उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनका वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए वो फांसी के अंतिम दिन तक व्यायाम कर रहे थे, झूलने के पहले कंधे पर? कब हम इन धूर्त लोगों की अंधभक्ति करना बंद करेंगे? कब हम ऐसे विधायकों और एमपी से अपने को उबारेंगे जो जीतने के बाद खरीद और फरोख्त, जिनकी बोलियां लग रही हैं और जिनसे जनता के हितों से कोई मतलब नहीं? दुनिया के किसी देश में ऐसा होता है क्या? आप आंख खोल करके देखिए, कहीं विधायक और सांसद इस तरह बिकाऊ हैं क्या? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हमने अपनी आवाज का गला घोंट दिया है। उन शहीदों की तो आवाज का गला घोटा ही, अपनी भी आवाज का गला घोंट दिया है। अपनी आवाज से देश नहीं चलाना चाहते हैं। मीडिया में जो देख लिया, हमने अपनी आंखें पीछे लगा रखी हैं। इतिहास के आधार पर हम आज की समस्याओं का हल करना चाहते हैं। इतिहास के मुद्दों पर आज लड़ना चाहते हैं। अजीब बात है, ऐसी बेहोश कौम, पूरे देश के, भारत के लोगों को एक कौम अगर कहा जाए तो दुनिया आश्चर्यचकित है। इसमें से कुछ बच्चे छिटपुट जो इधर उधर पढ़ लिख करके और विदेशों में चले गए, उन्होंने तो बहुत अच्छी छवि बनाई, लेकिन यहाँ देश में रहने वाले अधिकांश लोगों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं चुनी, जिस तरह से सब कुछ चला रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन आम जनता के जिन सड़कों से रोज वादा पड़ता है वो कैसी हैं? जिन दफ्तरों से रोज वादा पड़ता है वो कैसे हैं? कितनी संवेदना है वहाँ? कितना जनता की आवाज के अनुसार चल रहे हैं?
सोचना होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से सोचना होगा। तो जेलर साहब, चूंकि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ ही पैदा होना चाहता हूँ, ताकि अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। इसीलिए मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आज मेरे, अब देखिए क्या कह रहे हैं राजेंद्र, आज मेरे जीवन का सर्वाधिक गौरवशाली दिन है। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक गौरवशाली दिन है, तो यह क्रम मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसे निडर योद्धा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अमर रहें। हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरा भावगंगा परिवार और पूरा देश को अर्पित करना चाहिए। वही भावना अपने जज्बा रख लेना चाहिए कि हम अपनी आंखों से देखेंगे, उन लोगों के सपनों को साकार करेंगे। 9 वर्ष की उम्र में जो बच्चा आज़ादी के लिए उसी पे लग गया और बहुत यंग एज में जिसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, उसको भी सपनों को तो याद करिए, उसके जज्बों का तो इज्जत करिए, उसको आत्मसात करिए। तो अब और देर नहीं की जा सकती है इन चीज़ों के लिए। और इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धूप बहुत तेज़ है और आज रात में सोने में इसलिए देर हुई कि फिर 24 जून आज मेरी शादी की 41वीं सालगिरह है। तो बच्चे लोग भी अमेरिका से भी आ गए हैं, लंदन से भी आ गए हैं, घर में पूरा रौनक है। तो और 12 बजे उन्होंने शुभकामना देना शुरू किया। लोगों के बाहर से भी फ़ोन आए। तीसरी बेटी जो भी कैलिफोर्निया में है, तो खूब ढेर सारे 1-1:30 बजे तक तो वही सब प्रोग्राम चलता रहा है। बच्चों ने केक भी काटा और तमाम सारे आयोजन किए। तो 1 बजे के बाद ही सो पाया। लेकिन ये था कि कल चूँकि प्रोग्राम नहीं हो पाया था, तो आज प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। और अपने सेलिब्रेशन के लिए, तो बच्चों की खुशी के लिए बच्चे चाहते हैं, तो बच्चों की खुशी में शामिल होना ही पड़ता है। और शादी हम लोगों की जब हुई थी तो उसमें तो जयमाल भी नहीं हुआ था, शुद्ध वैदिक तरीके से शादी हुई थी, बहुत सीधे साधे तरीके से। और अगले दिन 3 दिन की बारात रुकी जौनपुर में। रूपनारायण त्रिपाठी जी जो बहुत मशहूर कवि है, उनकी ग्रैंड डॉटर है मेरी पत्नी। तो अगले दिन शिष्टाचार होता है, जहाँ पर असल में शादी 2 परिवारों का घनीभूत मिलन के रूप में होता है। तो वह संवाद हो, वो तेज म्यूजिक और ये सब, जिसमें कि आज तो आवाज़ दबा दी जाती। आज आवाज़ कहाँ नहीं दबाई जाती। जनता की आवाज़, संविधान की आवाज़ दबाई जा रही है हमारे इस व्यवस्था में। ये जिस गड़बड़ सड़बड़ व्यवस्था चल रही है, पॉल्यूटेड, और शादी ब्याह भी उसी तरह से पॉल्यूटेड होते चले जा रहे हैं। वहाँ हल्की सहनाई होनी चाहिए, जहाँ की 2-3 घंटे के लिए जब मिलते हैं तो आपस में बातचीत हो, दोनों परिवारों और उनके मित्रों का आपस में संगम हो। लेकिन इतना तेज आवाज़ और उसमें डिस्को और ये वो सब रख देते हैं नाचने के लिए, इस सबकी आवाज़ दब जाती है, सभ्यताएं दब जाती हैं, सभ्य आचरण दब जाते हैं, और दिखावा और फिल्मों का दिखावा और गंदे संदे, वो सब जो भाव है वो दब जाता है। तो मुझे खुशी है कि मेरी शादी में कम से कम ये सब नहीं हुआ था। और अगले दिन रूपनारायण त्रिपाठी जी ने शिष्टाचार की जगह पर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन रखा था। कवि सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद आपस में दोनों परिवारों का भी बातचीत हुआ उसी में। और मुझे भी कविता सुनानी पड़ी उस समय दूल्हे को भी। जैसे आजकल दुल्हन भी नाचते हैं, तो उस नाचने की जगह पे वहाँ कविताएं हुई। घूंघट काढ़ करके मेरी पत्नी का शादी में पूरा वो रहा, और मैं कुर्ता धोती पहने हुए था। तो इस तरह से वो भी एक अनुभव था। तो उसकी 41वीं सालगिरह आज है, तो जिसके लिए रात में 1-1:30 बजे तक ही सो पाया। आप सबकी शुभकामनाएं भी साथ हैं मेरे हर पल, इसीलिए शायद ये भावगंगा भी इस गति से आगे बढ़ रही है। इधर कई 2 लोगों के फ़ोन आए और मैसेज आए, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ लगी।
दोनों ने एक ही चीज़ कही। एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका परसों फ़ोन आया था, और एक ब्लॉक प्रमुख का परिवार है बस्ती ज़िले में, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आपकी भावगंगा सुन रहा हूँ, लगातार सुनते सुनते हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समस्याएं थी, और आपकी भावगंगा सुनते सुनते उन समस्याओं का हल निकल आया। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि तमाम सारे जगहों पर भावगंगा औषधि का भी काम कर रही है। यह मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए एक खुशी की बात है। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। आप सबका आज का दिन बहुत शुभ हो, इसकी शुभकामनाएं हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, वही स्क्रीन काला हो गया है इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ने में आ रहा है। भुवनेश्वर मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दोनों को ईश्वर स्वस्थ रखे। आशुतोष जी कह रहे हैं, आशुतोष आदरणीय सर, आपकी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम सर। धन्यवाद आशुतोष जी, भुवनेश्वर जी, और आज का आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।